ये प्रश्न आप लोगों के कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। कि कल ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाए। प्रश्न था, कहानी के विकास में मनोविश्लेषणवाद के अवदान पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जो उत्तर है हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे इस पीडीएफ में। लगभग जो पिछले 5 साल के सभी प्रश्न उत्तर हैं उसको 5 एग्जाम के उनको सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने ये पीडीएफ को अभी तक नहीं खरीदा है तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इसको ले सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था कि कहानी के विकास में मनोविश्लेषणवाद के अवदान पर प्रकाश डालिए, ये रहा वो प्रश्न। तो इसकी सबसे पहले हमें भूमिका देखना है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि मनोविश्लेषणवाद जिसके जन्मदाता सिगमंड फ्रॉयड थे, उन्होंने केवल मनोविज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में ही क्रांति नहीं लाई बल्कि कला और साहित्य पर भी इसका गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा था। हम लोग शायद सभी लोग जानते हैं कि जो मनोविश्लेषणवाद था उसके जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रॉयड, और ये मनोविज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनकी ये जो मनोविश्लेषणवाद जो था इसका इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। और इससे केवल चिकित्सा में ही नहीं बल्कि साहित्य में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। किस रूप से पड़ा? विशेष रूप से कहानी विधा पर, जिसने मानव मन की जटिलताओं को समझने और उसे व्यक्त करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। अवधारणा जो अचेतन मन, कामवृत्ति, लिबिडो और आत्मस्थापन अहं की प्रेरणाओं पर केंद्रित है। उसने साहित्यकारों को चरित्रों की आंतरिक दुनिया, उनके द्वंद्वों और प्रेरणाओं को गहराई से चित्रित करने का अवसर दिया। तो ये जो प्रस्तावना है या फिर इसे आप भूमिका भी बोल सकते हैं। आप लोग सबसे पहले इस तरह से अपने आंसर को शुरुआत करिए लिखने में। उसके बाद आप लोग जो कहानी के विकास में मनोविश्लेषणवाद का जो अवदान था उसको आप लोग पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। जैसे पहला बिंदु आप लोग दे सकते हैं, आंतरिकता और मनोवैज्ञानिक गहराई। मतलब मनोविश्लेषणवाद ने कहानी को बाह्य घटनाओं के वर्णन से हटाकर मानव मन की आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब जो मनोविश्लेषणवाद है वो कहता है कि आप बाहरी घटनाओं को मत देखिए, आपके मानव मन के अंदर जो दुनिया है, जो आपका आंतरिक मन है, उसके भीतर घुसकर, ठीक है, इसने उस चीज़ों को एक अलग दुनिया बनाई और कहा कि उसमें प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया कि लोगों के आंतरिक द्वंद्व या फिर मन में कौन सी घटनाएं चल रही है उसको देखने का इन्होंने रास्ता खोल दिया। फ्रॉयड के सिद्धांतों ने यह उजागर किया कि मानव व्यवहार और प्रेरणाएं अक्सर अचेतन इच्छाओं, दमित अनुभवों और कामवृत्ति से प्रभावित होती है। इससे कहानीकारों को अपने पात्रों के केवल बाहरी क्रियाओं को देखने के बजाय उनके मनोवैज्ञानिक संघर्षों, दमित इच्छाओं और छिपी हुई प्रेरणाओं के खंगालने का अवसर मिला। मतलब खंगालने का मतलब है ढूंढने का अवसर मिला। तो जो फ्रॉयड ने रास्ता दिखाया उससे चलकर लोगों के मन में जो चीज़ें चल रही थी, जैसे जो दमित अनुभव थे उसको दिखाने का अवसर मिला, जो कामवृत्ति थी, जो अचेतन इच्छाएं थी, उन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बातें की और छिपी हुई प्रेरणाओं को इन्होंने खंगालने का अवसर मिला। कहानियों में अब पात्रों के सपने जो होते थे, फैंटेसी है, और मानविक द्वंद्वों को भी महत्व दिया जाने लगा, जिससे चरित्र चित्रण में अद्वितीय गहराई आ गई। मतलब जिससे ये पता लग गया कि लोगों के जो सपने हैं, जो उनकी फैंटेसी है, जो उनके मानसिक द्वंद्व है, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे कहानी में लाया गया, जिससे कहानी की रोचकता और बढ़ गई। आगे के बिंदु में है अचेतन और प्रतीकात्मकता का प्रयोग। यहाँ पर फ्रॉयड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं में होता है। मतलब जो हमारा अचेतन मन है उसमें जो चीज़ें संचित होकर बैठी हुई हैं वहीं से उद्भव होता है। इस विचार ने कहानीकारों को प्रतीकात्मक भाषा और बिंबों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जो अचेतन मन की परतों को उजागर कर सके। कहानियाँ अब केवल शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं रही बल्कि इनमें वस्तु स्तरीय अर्थों का भी समावेश हुआ जो पाठक को गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोचने पर मजबूर करते थे। मतलब
कहा गया कि जो कहानी लिखी जाती थी वो सिर्फ शाब्दिक अर्थ तक अब सीमित नहीं रह गई। उसमें जो उसके अर्थ थे, वस्तु का जो अर्थ था या फिर जो चीज़ें दिखाया जाता था या फिर जिसके बारे में लिखा जाता था उसके बारे में सारी चीज़ें अब उसके अर्थों के माध्यम से भी उसको दिखाने का कार्य शुरू हुआ, जो पाठक को गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोचने पर मजबूर कर देता था और कलात्मक सृजन को काम शक्ति के उन्नयन के रूप में देखा गया, जिससे कहानियों में रचनात्मकता और कलात्मकता को नया आयाम मिल गया। अब अगर बात करें हम लोग तीसरे बिंदु की, तो इसमें है नैतिकता और सामाजिक प्रतिमानों पर पुनर्विचार। मतलब मनोविश्लेषण के सिद्धांतों ने नैतिकता और उसके प्रतिमानों पर नया प्रकाश डाला। इसने यह सुझाया कि कई नैतिक नियम और सामाजिक अपेक्षाएं वास्तव में दमित इच्छाओं और अवचेतन संघर्षों का परिणाम हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई घटना कहीं पे घट रही है तो हो सकता है कि वो पहले से ही उसकी अचेतन माइंड में वो सारी चीज़ें चल रही हो, अचानक वो अपने परिणाम स्वरूप में जब प्रकट होती है तो भयानक रूप भी धारण कर सकती है। इसलिए कहा गया कि इसने जो ये चीज़ें हैं इसको अवचेतन माइंड से निकाल कर लोगों तक पहुँचाया जाए, अपनी इस चीज़ को बाहर किया जाए ताकि आगे की घटना ऐसी ना हो सके। इसने क्या किया, मनोविश्लेषणवाद ने स्वच्छंद विचारों को एक नई पीढ़ी की जन्म दिया, जिन्होंने कहानियों के माध्यम से पारंपरिक नैतिकताओं और सामाजिक वर्जनाओं पर सवाल उठाए। इससे कहानियों में अधिक बोल्ड और यथार्थवादी विषयों को शामिल करने की हिम्मत मिली। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें थी यथार्थवादी मतलब हो गया जो सच्चाई चीज़ें थी उसको अपनी कहानियों में शामिल करने का एक हिम्मत मिला और जिससे सामाजिक और व्यक्तिगत मुक्ति की कहानियाँ लिखी जाने लगी। जब ये सारी चीज़ें आ गई तो एक सामाजिक कहानियाँ लिखी गई और साथ में व्यक्तिगत मुक्ति की, मतलब लोगों को ये सारे भ्रम से किस तरह से मुक्त किया जा सके इस पर भी कहानियाँ लिखी जाने लगी। व्यक्तित्व और आत्मस्थापन का अन्वेषण। फ्रॉइड के अनुसार जो फ्रॉइड के शिष्य थे एडलर ने अहम और आत्मस्थापन की मूल प्रवृत्तियों पर जोर दिया, जबकि यूंग ने लिबिडो का अधिक विस्तृत अर्थ लिया जिसमें फ्रॉइड की कामवृत्ति और एडलर की आत्मस्थापन प्रवृत्ति दोनों शामिल थी। यहाँ पर बताया गया कि जो फ्रॉइड थे उनके दो शिष्य थे, एक थे एडलर और दूसरे थे यूंग। दोनों ने एक एक मनोविज्ञान के ऊपर इन्होंने बातें की, जिसमें था आत्मस्थापन और यूंग ने बात की थी लिबिडो के ऊपर। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो और भी मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं। तो एडलर की आत्मस्थापना प्रवृत्ति दोनों शामिल थी और इसमें कहा गया कि इन सिद्धांतों ने कहानीकारों को पात्रों के व्यक्तित्व विकास, अब ये जो सिद्धांत दोनों ने दिया एडलर और यूंग ने, इन्होंने कहा कि जो कहानी के जो पात्र हैं उनका व्यक्तित्व विकास, उनकी हीनता जो ग्रंथि थी और श्रेष्ठता की खोज जो थी जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिल गया कि जो पात्र हैं कहानी के उनको व्यक्तिगत किस तरह से विकास किया जा सके, उनमें कौन कौन सी कमियां हैं जिसको दिखाया जा सके या फिर जिसको और भी अच्छा किया जा सके और श्रेष्ठता की खोज की जा सके कि ये लोग किस विषय में श्रेष्ठ अपना दे सकते हैं या फिर कौन सी चीज़ें इनमें श्रेष्ठ है। कहानियाँ अब व्यक्ति के स्वयं को समाज में स्थापित करने के संघर्ष और आंतरिक इच्छाओं को दर्शाने लगी थी। आगे की बिंदु है कथा शिल्प और संरचना पर प्रभाव। हालांकि यह एक आंदोलन के रूप में सीधी कहानी की संरचना को परिभाषित नहीं करता है, ये जो मनोविश्लेषणवाद है एक आंदोलन के तौर पर अपनी संरचना को परिभाषित नहीं करता, लेकिन मनोविश्लेषण ने कथा शिल्प में सूक्ष्म बदलाव भी किए। कथा शिल्प का भी, कथा कहने का जो शिल्प था, जो नियम था, जो नीति था, उसके ऊपर भी इन्होंने इसमें सूक्ष्म बदलाव आया था। चरित्रों का द्वंद्व उनके मन में ऊहापोह द्वारा व्यक्त किया जाने लगा, जिससे कथा में एक नई गतिशीलता आ गई। जो चरित्र थे उनके मन की जो बातें चल रही थी उसको अब उजागर किया जाने लगा, जिससे कथा में एक नई गतिशीलता देखने को मिली। चेतना जो थी वो प्रवाह जैसी शैलियों का विकास भी अप्रत्यक्ष रूप से मनोविश्लेषण से प्रभावित था, क्योंकि यह सीधे पात्र के विचारों और भावनाओं के प्रवाह को दर्शाने का प्रयास करता था। आगे की जो बिंदु है उसमें है विश्वव्यापी और भारतीय साहित्य पर प्रभाव। मनोविश्लेषण के सिद्धांतों ने संसार भर के आधुनिक कथा साहित्य को बहुत प्रेरणा दी। मतलब मनोविश्लेषण से या फिर मनोविश्लेषणवाद से क्या हुआ, पूरी दुनिया में जो कथा साहित्य चल रही थी सबको एक मोटिवेशन मिला। अंग्रेजी साहित्य में D.H. लॉरेंस और जेम्स जॉयस जैसे लेखक इस प्रवृत्ति के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने अपने उपन्यासों में और कहानियों में मनोवैज्ञानिक गहराई और अचेतन मन का खुलकर प्रयोग किया। मतलब जो बाहरी देश थे या फिर जो अंग्रेजी साहित्य लिखे गए, जो पश्चिमी साहित्य लिखे गए, उसमें भी
ये मनोवैज्ञानिक गहराई को देखने का मिला और उन्होंने भी अपने साहित्य में खुलकर इन चीज़ों का प्रयोग किया। तो हिंदी कथा साहित्य में कथा साहित्य में भी मनोविश्लेषण का गहरा प्रभाव देखने को मिला। इसमें हिंदी कथा साहित्य में हमें इलाचंद जोशी ने अपने उपन्यासों और कहानियों में इसका प्रत्यक्ष चित्रण किया। इन्होंने जो उपन्यास लिखे, जो कहानी लिखी, उसमें मनोविश्लेषणवाद का या फिर मनोविज्ञान का इन्होंने प्रयोग किया। उनके उपन्यास में सन्यासी, प्रेत और छाया, पर्दे की रानी तथा कहानियाँ जो थी प्लेंचेट, खंडहर की आत्माएं, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें इसमें मनोविश्लेषण जैसा चीज़ें देखने को मिलता है। जोशी ने पात्रों के मानसिक विकारों, उनके भय, अवचेतन परिणामों को सूक्ष्मता से दर्शाया है। अगर हम लोग बात करें कि इसको कैसे समझें, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रेत और छाया की बात करेंगे तो आप लोगों के मन में डर, जो भय है, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो कहानी में इस डर को भी दिखाया गया और प्रेत के बारे में भी बातें की गई। तो इसी तरह से जो लोगों के मन में जो चीज़ें चल रही थी उसको भी कहानी के अंदर दिखाया गया है या फिर बताया गया है। जो जैनेन्द्र हैं और अज्ञे हैं, उन्होंने भी अपने साहित्य में इसका परोक्ष चित्रण किया है। जैनेन्द्र की कहानियों में पात्रों की जो आंतरिक जटिलता है, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व है और नैतिक संघर्ष जो है, ये सारी चीज़ें मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़े हुए हैं। और अज्ञे ने भी अपने पात्रों के मनोवैज्ञानिक परतों को उकेरा है, मतलब बाहर किया है, और विशेषकर उनके अहम और आत्म पहचान के संघर्षों को। मतलब अज्ञे ने अपने जो उनकी रचनाएं हैं उसके अंदर जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो अंदर अहम चीज़ें चल रही थी, जो घमंड चीज़ें चल रही थी, जो भय चीज़ें चल रही थी, जो आत्म पहचान देने वाली चीज़ें चल रही थी, उन सबको इन्होंने बाहर जगत रूप में सबको दिखाया है। मनोविश्लेषण ने कहानीकारों को मानव मन के अंदर घुसकर अपना संसार रचने की प्रेरणा दे दी। अब ये मनोविश्लेषण जो था या फिर मनोविश्लेषणवाद जिसे बोल सकते हैं, इसने क्या किया, कहानीकारों को ये परमिशन दे दिया कि आप मानव मन के अंदर तक घुस जाइए, अंदर घुसकर एक अपना संसार बनाइए। मतलब उनके दिलो दिमाग में कौन सी चीज़ें चल रही हैं उसको समझ कर आप उसको बाहर लेकर आइए। क्योंकि कहानी की संरचना उसके चरित्रों द्वारा की जाती है और चरित्रों का द्वंद्व उनके मन में ऊहापोह द्वारा मनोविश्लेषण की कहानी की रचना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कथा साहित्य को समाज और व्यक्ति के बीच चलने वाला एक गहरा संवाद भी बना दिया। मतलब जो कहानीकार थे, जो लेखक थे, उनको एक परमिशन जैसा मिल गया कि आप इस चीज़ की सहायता से सामने वाला जो आपका कैरेक्टर है उसके मनों की या फिर मन की जो बातें थी उसको आप जान सकें, उसमें आप घुस सकें और उसकी बातों को आप अपनी लेखनी में उतार सकें, ताकि जो पाठक आपकी कहानी को, आपकी लेखनी को पढ़े, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से भाव विभोर हो सके। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि कहानी के विकास में मनोविश्लेषणवाद का योगदान अतुलनीय है। इसने कहानी को मात्र मनोरंजन या सामाजिक यथार्थ के चित्रण से आगे बढ़ाकर मानव मन की अज्ञात गहराइयों में उतरने का साधन बना दिया। फ्रॉयड, एडलर और यूंग के सिद्धांतों ने लेखकों को चरित्रों की प्रेरणाओं, उनके आंतरिक संघर्षों और अवचेतन इच्छाओं को समझने और व्यक्त करने के लिए एक नया लेंस प्रदान कर दिया। लेंस प्रदान करना मतलब वही एक परमिशन जैसा मिल गया कि आप अंदर तक घुस जाइए और सारी चीज़ों को कैप्चर करके लेके आइए। परिणाम स्वरूप कहानियाँ अधिक जटिल हो गई, कहानियाँ अधिक जटिल, बहुआयामी और मनोवैज्ञानिक रूप से समृद्ध हुई, जिसने पाठकों को मानवीय अनुभव की सूक्ष्मताओं को समझने का एक अवसर, मतलब गहरा अवसर मिल गया कि आप सारी चीज़ों को, बहुआयामी हो गया, थोड़ा जटिल प्रक्रिया हो गया लेकिन बहुआयामी हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ों को अपने कहानी में सम्मिलित किया जा सकता था और इसके लिए एक नया अवसर मिल गया था। तो यद्यपि यह एक आंदोलन के रूप में सीमित रहा, एक दृष्टि के रूप में इसे आधुनिक साहित्य की प्रेरक विधा, विशेषकर कहानी की अमीर रूप में प्रभावित किया, कहानी को अमीर रूप में प्रभावित किया और उसके मूलभूत चरित्र को परिवर्तित कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, ताकि कल के एग्जाम में उनको भी थोड़ी मदद मिल सके, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी की वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है। आगे भी इसी तरह के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।